बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महबूब अली यूसुफजई। नाज़रीन, जिस तरह कि आप सब जानते हैं कि रोज़ाना पूरी मीडिया की तवज्जो का मरकज़ पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदल का इदारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही होता है और रोज़ाना वहाँ से नई नई खबरें आती हैं। जिस तरह कि आप सबको पता है कि आज एक भरपूर दिन था सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, और आज सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स हुई 11:30 बजे आज पंजाब के इलेक्शन के हवाले से प्रोसीडिंग्स हुई। और आज इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस और ख़ुद चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो मौजूद थे। जस्टिस उमर अता बंदियाल के अलावा जस्टिस मुनीब और जस्टिस एजाजुल एहसन जो है आज उन्होंने हियरिंग की, और आज उन्होंने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सरबराहान को बुलाया था। इन सरबराहान में आज फारूक इचनाइक, कमर जमान कायरा, इसके अलावा साद रफ़ीक और साथ में दीगर जो रहनुमा थे वो आज मौजूद थे। माफ़ कीजिएगा। लेकिन इसके अलावा आज अदालत ने ख़ुसूसी तौर पर बुलाया था जमात इस्लामी के सरबरा जनाब सिराजुल हक साहब को। आज चीफ जस्टिस ने तमाम पार्टीज़ को सुना और एक मौके पर चीफ जस्टिस ने मुकालमा करते हुए सिराजुल हक से कहा कि आपने भरपूर काम किया है, आपने एक मुज़ाकरात का अमल जो शुरू किया है तो बड़ा ज़बरदस्त आपने काम किया है। सिराजुल हक साहब ने आज अदालत के सामने एक तजवीज़ पेश की और उनका ये कहना था कि फ़िलहाल जो है वो गंदम की कटाई का मौसम है, हज का मौसम है, तो इसलिए बेहतर यही होगा कि पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन हो और ये इलेक्शन जो है ये ईद उल अज़हा के बाद हो। ताहम इस हवाले से चीफ जस्टिस का ये कहना था कि हमने पहले से जो है वो 14 मई की तारीख दी है और अदालत जो है उसके लिए अब तारीख को बदलना जो है वो इंतहाई मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। तो आज भरपूर दिन रहा, लेकिन आज अगर हम इस पूरे सूरत हाल का जायज़ा लें नजरीन, तो 2-3 बातें जो है उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहली बात यह है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने और ख़ासतौर पर चीफ जस्टिस साहिब ने ये कहा कि आईन के मुताबिक 90वें दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन होना ज़रूरी है। तब सवाल हमारा सबसे पहले ये है कि अभी भी जो 14 मई की तारीख दी गई है तो ये 14 यानी 90 दिन के अंदर जो है ये इंतखाबात अभी भी नहीं हो रहे। तकरीबन 105 दिनों में ये इंतखाबात जो है वो होंगे, जो कि बज़ात खुद जो आईन ने 90 दिन का जो तयन किया है तो उससे ये ज़ाहिर बात है कि 15 दिन जो है उससे मजीद बढ़ रहे हैं। तो अगर 105 दिन है तो ये 205 दिन क्यों नहीं हो सकते? अगर जजेस साहिबान खुद कह रहे हैं कि हम इसमें मजीद गुंजाइश निकाल सकते हैं और सिराजुल हक साहब की तारीफ हो रही है कि आपने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के साथ जो मुलाकातें की है और आप इंतखाबात के जो माहौल बना रहे हैं, तो अगर जस्टिस साहब ये कह रहे हैं तो यकीनन इस बात का तो मतलब यह है कि अदालत जो है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अगर मजीद गुंजाइश निकाल सकती है तो फिर खामखा इंसिस्ट क्यों बार बार यही किया जा रहा है कि इंतखाबात जो है वो फौरी तौर पर हो, मई या जून के महीने में हो? क्यों ना अगर इसको मजीद 2 माह तक डिले किया जाए और सब इलेक्शन जो है वो एक साथ हो तो कितना बेहतर होगा। साथ में जब जस्टिस साहब ने आज जब सिराजुल हक साहब से ये बात की कि आपके इन एफर्ट्स को भी हम अप्रिशिएट करते हैं कि आप एक साथ इलेक्शन की बात करते हैं। अब जाहिर बात है कि मौजूदा अगर हम कौमी असम्बली का जायजा लें तो कौमी असम्बली की मुद्दत जो है वो अगर जुलाई या फिर अगस्त के महीने में वो ख़त्म होती है तो उससे पहले जाहिर बात है कि एक इंटरम सेटअप बनेगा और अक्टूबर से पहले इलेक्शन जो है वो वैसे भी मुमकिन नहीं है। तो मौजूदा जज साहिबान से हम ये पूछना चाहेंगे कि आपको फिर जल्दी क्यों है, खामखा आप क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन जो है ये सितंबर से पहले हो? तो मुख्तलिफ सवालात जो है यकीनन ये लोग पूछना चाहते हैं और ख़ास तौर पर जो आईनी माहिरीन हैं। आज ख़ुसूसी तौर पर मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, जो मुमताज़ कानूनदान है रीमा उमर, उनका ये कहना था कि अगर अदालत जो है वो कुछ सूरत हाल में कुछ लम्हों के लिए लीनियंसी दिखाती है, एक दफ़ा तो ये कहती है कि हम सियासी पार्टीज बैठे तो उसके बाद हम गुंजाइश निकाल सकते हैं, जबकि दूसरे लम्हे अदालत का स्टांस जो है वो तब्दील होता है और फौरी तौर पर यह कहा जाता है कि नहीं, हर हालत में इलेक्शन जो है वो 14 मई को होंगे। तो 14 मई को फिर किस तरह होंगे? एक तरफ तो अदालत जो है एक एक्सट्रीम पर चली जाती है और फिर अदालत एक और एक्सट्रीम पर चली जाती है। तो एक तज़ब्ज़ुब है, एक अनक्लियर पिक्चर है जिसका किसी को नहीं पता कि क्या होगा। लेकिन आज जब चैम्बर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज फारूक इचनाइक को सुना, उसके बाद उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को सुना, तो चीफ जस्टिस का ये कहना था कि क्या होगा, पार्टीज इकट्ठे बैठे और इस मसले का हल निकालें। तो जब अटॉर्नी जनरल उस चैम्बर से बाहर निकले और कुछ मीडिया पर्सन ने उनसे सवाल किया तो उनका ये कहना था कि 27 अप्रैल को यानी ईद के बाद इस इशू को हम देखेंगे और हम आखिरी दफ़ा जो है फिर सुप्रीम कोर्ट को भी जवाब देंगे कि क्या होगा और क्या हम कर सकते हैं। लेकिन नाजरीन, जिस तरह आपने पूरी सूरत हाल को देखा, यूं लग रहा है कि फिलहाल 14 मई को इलेक्शन जो है वो होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जाहिर बात है, इसे फंड्स का इशू नहीं है,
जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने पहले अहकामात जारी किए थे वजारत ख़जाना और स्टेट बैंक को, क्या फौरी तौर पर 21 अरब रुपए जो है वो पंजाब के इलेक्शन के लिए जारी करे। इसके अलावा सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है, और जिस तरह आप सबको पता है कि आज से 2 रोज कबल आला जो सिक्योरिटी एहलकार थे, जिसमें डीजी आईएसआई और उसके अलावा डीजीएमओ और दीगर आला जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के जो एहलकार थे, उन्होंने मुलाकात की चैम्बर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल से। उनको पूरी सूरत हाल से आगाह भी किया कि क्यों मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन मुमकिन नहीं है, पाकिस्तान को इस वक्त किन खतरात का जो है वो सामना है। तो मुस्तकिल सूरत हाल जो है वो अभी भी क्लियर नहीं है। 27 अप्रैल का इंतजार कर रहे हैं कि 27 अप्रैल को क्या होगा, लेकिन यह है कि कल जुम्मे के दिन भी ये हो सकता है कि इसके अलावा मजीद प्रोसीडिंग्स और कुछ नई खबरें भी जो है वो भी सामने आए। इसके अलावा नाज़रीन एक और ब्रेकिंग खबर है पाकिस्तान के लिए और आलमी सियासत के लिए, वो ये है कि आखिरकार बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला है, उन्होंने ऐलान किया है कि वो शंघाई तंजीम के इजलास के लिए हिंदुस्तान जाएंगे और इस इजलास में बाकायदा शिरकत भी करेंगे। नाज़रीन 2016 के बाद ये पाकिस्तान के किसी भी वज़ीर खारिजा का हिंदुस्तान का पहला दौरा होगा। वो इससे पहले वज़ीर दाखिला ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि वो इस इजलास में शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन बाद में फॉरेन ऑफिस ने इसकी तस्दीक की, फिर बज़ात खुद बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसकी तस्दीक की कि वो उस इजलास में शिरकत के लिए जा रहे हैं और वहाँ पर वो बतौर पाकिस्तान के नुमाइंदे के, बतौर पाकिस्तान के वज़ीर खारिजा के इसमें शिरकत करेंगे। मुबसरीन इसको बड़ा अहम ख्याल करते हैं और उनका ये कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो एक जमूद तारी है, जो ताल्लुकात तकरीबन ना होने के बराबर है, तो दोबारा हम एक नया स्टार्ट ले सकते हैं जो कि खुद पाकिस्तान के लिए और हिंदुस्तान के लिए, दोनों ममालिक के लिए बेहतरीन जो है ये साबित होगा। इसके अलावा नाज़रीन हम तीसरी बड़ी खबर जो आज आपके साथ शेयर करेंगे वो है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से। आप सबको पता है कि आज़ाद कश्मीर में एक ब्रेक थ्रू आई है, और जब सरदार परवीन इलियास जब उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो गुज़िश्ता रोज़ बल्कि गुज़िश्ता रात जो है वो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इकट्ठे होकर जो एक नए कायदे ऐवान और नए वज़ीर आज़म का इंतखाब किया, और यकीनन नए कायदे ऐवान ने 52 में से 48 वोट यानी बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ जो है वो मुंतखब हो गई है। और जो उनकी कमिटमेंट हुई है अपोजिशन जमातों के साथ, तो कमिटमेंट ये थी कि आज़ाद कश्मीर के का जो स्पीकरशिप का ओहदा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो दिया जा रहा है। इस तरीके से जो सीनियर वजारत है वो मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई है, और आज जो है वो आज़ाद कश्मीर के नई वज़ीर आज़म ने बाकायदा हलफ भी उठा लिया है। तो यकीनी एक बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि उनकी एक हुकूमत थी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अलावा, जब उनकी मरकज़ में हुकूमत थी तो साथ में उनकी आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत थी। अब मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान तक महदूद होकर रह गई है, और कुछ लोगों का ये ख्याल है, कुछ मुबसरीन का ये ख्याल है कि वो हुकूमत भी अनकरीब जो है वो जाने वाली है। तो ये खबरें जो है ये फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरें नहीं है। नाज़रीन आखिर में हम जिक्र करेंगे स्वात की सूरत हाल की, और जिस तरह आप सबको पता है कि हालिया जब बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है, तो उसके बाद जब दरिया स्वात के पानी के बहाव में इजाफा हुआ, तो ये पानी जो है एक दफ़ा फिर स्वात के तारीखी और मज़ाफ़ाती शहर बहरीन बाजार में दाखिल हुआ है ये पानी, और इस वक्त आज तीसरा रोज़ है लेकिन ये पानी मुसलसल बहरीन बाजार में बह रहा है। इस पानी के बाइस मुतअद्दिद होटल्स, इसके अलावा जो बिजनेस सेंटर्स है, जो दुकानें हैं, वो भी ज़ेर आब आ गए हैं, और न सिर्फ ये ज़ेर आब आ गए हैं बल्कि बहरीन बाजार के अलावा 2 दीगर मकामात पर भी जो सड़क है वो दरियाबुर्द हो गई है, और इस वक्त बहरीन और कालाम के दरमियान जो ज़मीनी राब्ता है वो मुनक़ता हो गया है। यकीनन जो कलाम की होटल इंडस्ट्री है, जो सियाहत से वाबस्ता लोग हैं, उनको ये ज़रूर इंतजार था कि इस साल ईद उल फितर में उनका एक सीज़न शुरू होगा, क्योंकि इससे पहले रमज़ान का महीना था, और रमज़ान के महीने से पहले जिस तरह आप सब जानते हैं कि सड़क का इशू भी था, कुछ हालात भी ज़्यादा बेहतर नहीं थे, तो लोगों को इंतजार था कि सियाहती सीज़न शुरू होगा तो उनकी भी हालत ज़रा बेहतर हो जाएगी। लेकिन अब ये एक बहुत बुरी खबर है कलाम की सियाहत के लिए, पूरी स्वात की सियाहत के लिए, क्योंकि रोड बंद है, आमदोरफ्त जो है वो नामुमकिन है। न सिर्फ सयाह बल्कि मकामी लोग खुद जो है वो अपने इलाकों में नहीं जा सकते। कलाम के वो रिहायशी जो कि आमतौर पर इन दिनों में डाउन डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं, वो मुल्क के दीगर इलाकों में होते हैं, और ईद उल फितर के लिए वो वापस घर जाना चाहते हैं, लेकिन अब वो भी अपने इलाकों में वापस नहीं जा सकते। बल्कि आज कलाम से ये खबरें भी आ रही है नाजरीन के वहाँ पर जो राशन है अब उसकी कमी का लोगों को सामना है, अद्वियात की कमी का लोगों को सामना है, तो मुख्तलिफ मुश्किलात जो है लोगों को आ रही है। और अगर फौरी तौर पर हुकूमत ने
اقدامات نہ لیے، اس سڑک کو بحال نہ کیا، درال جو دریائی درال ہے اس پر فوری طور پر سٹیل برج کا اہتمام نہ کیا اور سڑک کی بحالی کے لیے اقدامات نہ اٹھائے، کاسمیٹک اقدامات نہیں بلکہ ٹھوس اقدامات، تو یقیناً اس سے پہلے جب سیلاب آیا تھا اور گزشتہ سال اگست میں جب سیلاب آیا تھا تو اس کی وجہ سے جو لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا تھا تو یہ شاید اس سے کہیں زیادہ ہوگا، کیونکہ جو گرمی بڑھ رہی ہے تو ساتھ میں دریائے سوات کے بہاؤ میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور جس طرح گزشتہ سیلاب کے باعث بہت زیادہ جو ہے وہ ایروجن ہوئی تھی، سال ایروجن ہوئی تھی اور پانی کی سطح اوپر آ گئی تھی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ موسم سرما میں ذرا دریا کو خالی کرنے کی کوشش کی جاتی، کچھ ہیوی مشینری کے ذریعے کچھ دریا کا سطح جو ہے وہ زیادہ وسیع کر دیا جاتا، وہ کام نہیں ہوا ہے جس کے باعث اب مشکلات پیش آ رہی ہے، تو فوری طور پر بہت بڑے آپریشن کی ضرورت ہے تاکہ کالام کے لیے سڑک کی بحالی جو ہے وہ ممکن بنائی جا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک اپنے میزبان محبوب علی یوسف زئی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔